हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। आज मैं एक करंट अफेयर में लेके आया हूँ नोबेल पुरस्कार स्पेशल। ये आपका टॉपर 2 सीरीज का अगला क्रम है। इसमें मैं केवल आज नोबेल पुरस्कार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं स्टार्ट से लेकर के अभी 2023 तक, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1901 से स्टार्ट किया गया है, 2023 तक इसको दिया गया है। आज अगर देखा जाए तो 123 साल हो गए 100। तो ये इतने सालों में जो मुख्य चीज़ें हुई हैं नोबेल पुरस्कार से संबंधित, वो सारा कुछ यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो से बहुत कुछ पाना चाहते हैं, एक ही वीडियो में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, तो वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक वीडियो को जरूर देखें। और अंतिम में निश्चित रूप से आप आगामी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं इसका सामने देखने को रिजल्ट मिलेगा कि इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन अकेले यहां से मिलेंगे। देखिए मित्रों, क्या है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये क्या है, नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है और किसके याद में दिया जाता है, ऐसा क्यों। तो आप सभी जानते हैं नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे, जिनको हम इंजीनियर कह सकते हैं, केमिस्ट कह सकते हैं। ये एक उद्योगपति भी थे। ये मित्रों होता क्या है कि 1967 में डायनामाइट की खोज करते हैं और डायनामाइट की खोज करके इनको बहुत सारा धन प्राप्त होता है। उस धन का ये सदुपयोग करते हैं कि मैंने इस चीज़ को पाया है तो इसको सही जगह यूज करें। 1985 में ये क्या करते हैं, एक वसीयत कर देते हैं। और 1985 में ये वसीयत कर देते हैं और उसमें लिख देते हैं उस वसीयत में कि मेरे द्वारा जो धन अर्जित किया गया है, इस धन से जो वार्षिक आय आएगा, अभी नहीं, ये पूरे धन को नहीं देना है, इस धन को सुरक्षित संरक्षित रख देना है। इस धन से जो वार्षिक आय आएगा, उस आय को क्या करना है, नोबेल फाउंडेशन एक समिति बनाई जाएगी, ट्रस्ट बनाया जाएगा। उस ट्रस्ट से कुछ पुरस्कार दिए जाएंगे। उन पुरस्कार जो प्राप्तकर्ता होंगे उनको वह धनराशि बांट दी जाएगी बराबर करके। यही हुआ मित्रों कि ये सिलसिला आगे चलता रहा। 1985 में ये वसीयत कर देते हैं और 1996 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1996 तक किसी व्यक्ति को ये पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी है, नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद जब इनकी वसीयत देखी गई थी, इनकी वसीयत में ये निर्धारित किया गया था कि मेरे द्वारा अर्जित संपूर्ण धन से जो वार्षिक आय आएगी उसको क्या किया गया, नोबेल पुरस्कार में बांटा जाएगा। यहाँ इनका ये साहित्य के लिए, संस्कृति के लिए और इनका ये विज्ञान के लिए जो अपूर्व कह सकते हैं कि इनके मन में पूर्ण रूपेण जो श्रद्धा थी, पूर्ण रूपेण कह सकते हैं कि उनके लिए बढ़ावा के लिए योगदान था, वो निखर करके सामने आया। चूंकि इन्होंने खुद लिख के गए थे कि कला साहित्य के क्षेत्र के लोगों को दिया जाएगा। तो मित्रों ऐसा ही हुआ कि नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता रहा। पहला क्या था, भौतिकी था, दूसरा रसायन था, तीसरा क्या था, चिकित्सा था, और चौथा शांति था, 5वां क्या था, साहित्य था। लेकिन मित्रों हुआ क्या कि ये चलता रहा सिलसिला और 1968 में ये घोषणा किया जाता है कि अब ये एक विषय में और दिया जाएगा। चूंकि जब इनकी 300वीं जन्म वर्ष हुआ तो ये वहाँ के स्वीडिश बैंक जो थी, उस स्वीडिश बैंक ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी इनके यादगार के रूप में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार देने का एक घोषणा करती है। और तब से क्या होता है मित्रों, यह 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। पहले 5 थे, कौन था, भौतिकी था, रसायन था, चिकित्सा था, कला था, कला नहीं था, साहित्य था, और आपका ये भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति, ये 5 पहले थे और छठा हो गया आपका अर्थशास्त्र। तो ये अब इसको हम चर्चा करते हैं। चर्चा क्या करते हैं मित्रों, देखिए कि इनकी वसीयत में ये सारी चीज़ें मैंने लिख दिया। और ये भी बता दूं कि इनकी जो उस समय की पैसा था वो कितना था, 5 करोड़ 89,60,000 अमेरिकी डॉलर था। अब उससे वार्षिक आय जो आएगा वह क्या किया जाएगा, संपूर्ण 6 क्षेत्रों वाले मेधावियों को, प्रतियोगिताओं जो इस प्रतिभाग को जीतेंगे उनको क्या किया जाएगा, दिया जाता है। और ये प्रतिभाग जीतने का आशय क्या है कि आप उस क्षेत्र में अद्वितीय कार्य करेंगे तो माना जाएगा आपने वहां क्या किया है, अद्वितीय कार्य करने के लिए आपको पुरस्कृत किया जाएगा। और ये भी इसमें निर्धारित किया
गया कि एक क्षेत्र में मैक्सिमम 3 व्यक्तियों को ही पुरस्कार दिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि अगर एक क्षेत्र में 10 लोग बहुत अच्छा कार्य कर दिए और दूसरे क्षेत्र में कम अच्छा कार्य किए हैं तो आप एक क्षेत्र वाले को 10 पुरस्कार दे दीजिए, दूसरे क्षेत्र वाले को 1 दीजिए। ऐसा नहीं होगा। आप मैक्सिमम 3 लोगों को दे सकते हैं और मिनिमम 1 लोगों को दिया जाएगा। तो मित्रों होता क्या है कि इसमें यह भी था कि 3 लोगों को पैसा कैसे दिया जाएगा, किस रूप में यह प्रदान किया जाएगा। तो उसमें यह किया गया कि अगर जो मान लीजिए कि 1/6 कर देते हैं, जी मान लीजिए 6,000 रुपये पूरा धनराशि आती है साल भर की, तो 6,000 में 1,000 रुपये बढ़ गए। अब 1,000 में क्या करना है, 3 भाग करने हैं। तो 3 भाग पहले मान लीजिए 2 लोग जीत रहे हैं तो 1/2 500 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन अगर 3 लोग उस विजेता होते हैं, नोबेल पुरस्कार पाने के हकदार होते हैं, तो अगर वो समिति चाहे तो एक जो पहला व्यक्ति है उसको आधा दे दे और दूसरे 2 व्यक्तियों को एक आधे में आधा दे सकती है। वो उसका स्वतः का निर्णय है और चाहे तो सबको बराबर कर ले, ऐसा निर्धारित किया गया मित्रों। और एक चीज और बता दें, नोबेल पुरस्कार से क्या है कि नोबेल पुरस्कार में सबसे बड़ी बात ये होती है कि यह कई बार दिया जा सकता है। अगर आप अद्वितीय कार्य करते हैं तो इसका ये नहीं कि एक बार पा गए दोबारा नहीं पाएंगे, कितनी बार भी दिया जा सकता है, बस आपका कार्य बेहतर होना चाहिए। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसको मैं लूंगा। देखिए मित्रों, पहली बार नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब की गई थी, तो यह 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार वितरित किया गया था। क्योंकि जब 1996 में इनकी वसीयत देखी तो उसमें बहुत सारे लोग इनसे सहमत नहीं थे, वो चाहते थे बहुत सारे क्षेत्रों में दिया जाए, लेकिन उनकी वसीयत में स्पष्ट किया गया था कि सिर्फ इसी क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। इसलिए मित्रों यह 4 साल लगे और 1901 में क्या किया गया, नोबेल पुरस्कार का वितरण प्रारंभ किया गया। यह भी बता दूं, नोबेल पुरस्कार का जो घोषणा की जाती है उसकी चयन समिति के द्वारा अक्टूबर माह में की जाती है। लेकिन अक्टूबर में, जैसे कि अभी इस वर्ष 2023 का भी नोबेल पुरस्कार का जो घोषणा किया गया है वो कर दिया गया है, लेकिन वो नहीं अभी वितरित नहीं किया गया है, सिर्फ घोषणा की गई है। और वितरण कब किया जाता है, इनकी पुण्यतिथि पर जो 10 दिसंबर आता है, तो 10 दिसंबर इनकी पुण्यतिथि है और 10 दिसंबर को ही यह वितरित किया जाता है प्रत्येक वर्ष। वैसा ही हुआ मित्रों कि 1901 में भी 10 दिसंबर 1901 को क्या किया गया, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति के क्षेत्र में क्या किया गया, वितरण किया गया। लेकिन पहले वर्ष जो 1901 में वितरण किया गया वह सिर्फ 4 व्यक्तियों को किया गया। पहले व्यक्ति कौन थे, एमिल वांग वेइंग्स, चिकित्सा के क्षेत्र में इनको दिया गया। क्यों दिया गया, क्योंकि उस समय क्या था, डिप्थीरिया बहुत बृहद रोग हो गया, उसके उपचार के लिए इन्होंने क्या की, इजाद की, खोज की और क्या किया कि वहां पर इनको चिकित्सा के क्षेत्र में पहला पुरस्कार प्रदान किया गया। दूसरा क्या था, सूली प्रधोमो, तो सूली प्रधोमो को दिया गया। सबसे बड़ी बात इनकी खासियत बता दें मित्रों, सूली प्रधोमो जो थे वह दोनों आंख से क्या थे, इनकी आंख खराब हो गई थी और आंख न होने के बावजूद भी ये कला और साहित्य के क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट योगदान दिए, बहुत उत्कृष्ट कविताएं लिखी, बहुत उत्कृष्ट इनका काव्य दिखा। इसलिए इनको क्या होता है, 1901 में साहित्य का पुरस्कार दिया जाता है। अगले क्या थे, रेड क्रॉस के संस्थापक, रेड क्रॉस के संस्थापक है हेनरी ड्यूनेंट जो थे, और उनके साथ साथ शांतवादी फेडरिक फैसी, इन दोनों को क्या किया जाता है, शांति के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया जाता है 1901 में। अब देखिए रेड क्रॉस के जो संस्थापक हैं, अगर रेड क्रॉस के संस्थापक की बात करें तो रेड क्रॉस के संस्थापक भी पा चुके हैं शांति नोबेल पुरस्कार, और इसके बाद भी इस रेड क्रॉस जो संस्था है वह 3 बार अलग से पा चुकी है। अगर रेड क्रॉस के संस्थापक को भी जोड़ा जाए तो उससे जुड़े 4 बार इसको पुरस्कार मिले। लेकिन अगर रेड क्रॉस समिति को देखा जाए वह 3 बार पुरस्कार पाई है, वो भी मैं चर्चा करूंगा आगे कब कब पाई है। अब देखिए प्रत्येक श्रेणी में पुरस्कार अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है, 3 व्यक्तियों को, जैसा कि मैं बता दी चुका हूं। अब पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है मित्रों ये जान लीजिए। तो 1 स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल दिया जाता है, साथ में क्या दिया जाता है, डिप्लोमा दिया जाता है, और क्या दिया जाता है, स्वीडिश नागरिकता में क्या किया जाता है, एक्सटेंशन दिया जाता है, और धनराशि। और धनराशि जितना दिया जाता है उतना मैं आपको बता चुका हूं। आगे अगर देखा जाए तो मृत्यु व्यक्ति को, जो मृतक व्यक्ति हो जाए, मरणोपरांत कितने लोगों को ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है मित्रों, तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को दिया गया है, और 2 से 3 हो भी नहीं सकते।
ऐसा आप सोच रहे हैं क्यों नहीं हो सकते, अभी तो और बहुत सारे लोग मरेंगे, बहुत सारे लोगों को मिलेगा। नहीं, पहला क्या पुरस्कार कब मिला था? एरी एक्सेल को मिला था 1931 में। एरी एक्सेल को 1931 में मरणोपरांत मिला था। दूसरे व्यक्ति कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैग हैमरशोल्ड, डैग हैमरशोल्ड, इनको मिला था 1961 में। उसके बाद 1974 में यह घोषणा किया गया कि मरणोपरांत किसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। क्या किया गया? 1974 में। तो मित्रों ये निश्चित हो गया है, जब 1974 के बाद दिया नहीं जाएगा तो अब तो किसी को मिलने वाला नहीं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपको याद रखना है कि दो व्यक्तियों को ही मिला है मरणोपरांत। कौन कौन है? एक है आपके एरी एक्सेल और दूसरे क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के डैग हैमरशोल्डर। तो डैग हैमरशोल्डर, इन दोनों लोगों को याद रखिएगा। इनको 1961 में मिला, उनको कब मिला? इनको 1931 में, उनको कब मिला? 1961 में। उसके बाद आगे अगर चर्चा करें तो सबसे ज्यादा बार कौन विजेता बना है नोबेल पुरस्कार का? सबसे ज्यादा बार विजेता बने हैं ये रेड क्रॉस जो समिति है, सोसाइटी है, उसको दिया गया है। वो कितनी बार? 3 बार दिया गया है, 1917 में, 1944 में, 1963 में, जैसा कि मैं लिख दिया हूं। और किस क्षेत्र में दिया गया? तीनों बार इसको शांति के क्षेत्र में दिया गया है, क्योंकि इन्होंने शांति के क्षेत्र में बहुत अलग कार्य किया है, इसलिए इनको 1917, 1944 और 1963 में इस शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद एक प्रश्न और बन सकता है, ऐसे सौभाग्यशाली कौन पिता पुत्र हैं जिनको एक साथ नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है? नोबेल पुरस्कार पानी बहुत बड़ी बात होती है मित्रों, लेकिन उसके साथ भी किसी पिता पुत्र को एक साथ नोबेल पुरस्कार दिया जाए, एक मंच पे नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाए, ये बहुत बड़े गौरव की बात होती है उस पिता के लिए जो अपने पुत्र के साथ नोबेल पुरस्कार पाए। चूंकि हर पिता की तमन्ना होती है मेरा पुत्र विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार पाए, लेकिन मेरे साथ पा जाए उतनी बड़ी उपलब्धि तो किसी की जिसकी होती है वो बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है मित्रों। तो ऐसे पिता पुत्र कौन थे? ये थे विलियम हेनरी ब्रैग, जो पिता थे, और उनके पुत्र विलियम एल ब्रैग, जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में 1980 में क्या किया गया था? पुरस्कार से नवाजा गया था, नोबेल पुरस्कार से। तो ये दोनों पिता पुत्र बहुत ही भाग्यशाली हैं, कह सकते हैं। चूंकि कर्म इन्होंने किया तो भाग्य ऑटोमेटिक बनेगी, तो कर्म करने के बाद भाग्य बन जाता है मित्रों। तो इन दोनों के कर्मों ने इनके भाग्य को बदला और इनके भाग्य में एक स्वर्णिम भाग्य लेके आया 1980 में, कि दोनों को एक ही मंच पे एक साथ क्या मिला? भौतिकी के क्षेत्र में पुरस्कार मिलता है मित्रों। आगे चलते हैं, आगे क्या है? सबसे कम उम्र में किसको पुरस्कार मिला? देखिए क्या है कि ये भी बात होती है, ये महत्वपूर्ण बात है। सबसे कम में किसको मिली, सबसे ज्यादा में किसको मिली? तो सबसे कम उम्र में किसको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया? तो वो मित्रों कौन थे? 25 वर्ष के, हमसे कम उम्र के, हम जितने उम्र के हैं हमसे कम उम्र के 25 वर्षीय व्यक्ति को क्या मिला? लॉरेंस ब्रैग जो थे वो 25 वर्षीय व्यक्ति थे, इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, लॉरेंस ब्रैग को। और सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति को किसको नवाजा गया? 90 वर्ष की उम्र में, जब इनको पुरस्कार 2007 में मिला था तो यह कितने वर्ष के थे? 90 वर्ष के थे। इनको लियोनिद हरक्विज को किस क्षेत्र में दिया गया था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। चूंकि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसलिए इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया। मित्रों एक बात और बता दूं कि 1969 में सबसे पहला अर्थशास्त्र का पुरस्कार किसको? जैसे कि मैंने बताया 1901 में किन किन को मिला, वैसे आपको याद रखना होगा 1969 में जब अर्थशास्त्र का पहला पुरस्कार दिया गया तो किसको दिया गया था? तो वो कौन थे? रैगनर फ्रिक्स, वो उनके साथ किसको मिला था? जॉन टिन वर्गेज को रैगनर फ्रिक्स के साथ साथ किसको मिला था? जॉन टिन वर्गेज को मिला था ये अर्थशास्त्र का पुरस्कार 1969 में। ये पहले व्यक्ति थे। पहले व्यक्ति का नाम अगर पूछा जाए तो किसका नाम देंगे? रैगनर फ्रिक्स का। साथ में और किसको मिल गया था? जॉन टिन वर्गेज को मिला था। तो ये मित्रों याद रखने वाली बातें हैं, इन सबको याद रखिएगा। और आगे अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो आगे बात क्या करेंगे कि ये इसके बाद
अब सबसे अधिक बार किसको मिला, सबसे कम उम्र में किसको मिला, सबसे ज़्यादा उम्र में किसको मिला, और पहली बार किसको मिला 1901 में, 1969 में किसको पहली बार मिला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इसके बाद अब अगर हम आगे चर्चा करते हैं मित्रों, तो सबसे ज़्यादा बार तो हो चुका, उसके बाद तो सबसे ज़्यादा 3 बार मिला, तो 3 बार मिलने वाले लोग हो चुके हैं। तो अब 2 बार किसको किसको मिला है ये भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ मित्रों अगर हम बात करते हैं 2 बार पुरस्कार किसको किसको मिला है मित्रों, तो 2 बार पुरस्कार मिलने वाले में से कौन है, सबसे पहले कौन थे, पहली व्यक्ति कौन थे, मैडम क्यूरी जी थे। मैडम क्यूरी को 1931 में भौतिकी के क्षेत्र में पुरस्कार मिलता है, नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाता है। साथ साथ में इनको क्या होता है, सॉरी मित्रों मेरे से मिस्टेक हुई, 1931 बोल दिया, जबकि इन्हें मिला था 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। उसके बाद 1911 में इनको रसायन के क्षेत्र में मिल गया था पुरस्कार। 1903 और 1911 में मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। उसके बाद अगर आगे देखा जाए मित्रों, तो आगे इसी कड़ी को बढ़ाते हुए देखें तो किसको पुरस्कार मिला, लिनस पॉलिंग को मिला। लिनस पॉलिंग को 1954 में रसायन के क्षेत्र में और 1962 में इनको किसके क्षेत्र में मिला, अगर देखा जाए तो शांति के क्षेत्र में इनको पुरस्कार से नवाजा गया मित्रों। उसके अगर और आगे चले, तीसरे व्यक्ति कौन थे, जॉन बर्डीन थे। जॉन बर्डीन को 1956 में भौतिकी के क्षेत्र में पुरस्कार से नवाजा गया और 1972 में पुनः इनको भौतिकी के क्षेत्र में नवाजा गया। तो ऐसे व्यक्ति थे। चौथा कौन व्यक्ति है जिनको 2 बार नवाजा गया, वो थे फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर को क्या किया गया, 2 बार रसायन के क्षेत्र में दिया गया पुरस्कार। वो पहली बार 1958 में और दूसरी बार 1980 में। तो 1958 1980 में देखिए मित्रों, ये फ्रेडरिक सेंगर जो है 1958 1980 दोनों बार रसायन में पा रहे हैं। उसके बाद जॉन बर्डीन जो है 1956 1972 में दोनों बार भौतिकी के क्षेत्र में पा रहे हैं। लेकिन मैडम क्यूरी जो होती हैं वह क्या होती है, 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में पाती हैं। उन्होंने कहा भौतिकी में हमने पा लिया तो अब मुझे रसायन का भी नोबेल पुरस्कार चाहिए, और 1911 में उन्होंने 1911 में क्या होता है, उनको रसायन में मिलता है। उसी प्रकार से लिनस पॉलिंग को भी 2 अलग अलग क्षेत्रों में, अगर इनसे प्रश्न कैसे बनेगा मित्रों, एक ही क्षेत्र में 2 बार पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों का नाम बताइए, तो आप किसका बताएंगे, जॉन बर्डीन और फ्रेडरिक सेंगर का। लेकिन ये 2 अलग अलग क्षेत्रों में पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों का नाम बताइए, तो किसका नाम बताएंगे, मैडम क्यूरी और लिनस पॉलिंग का। देखिए यहां मित्रों क्या है कि 2 अलग अलग क्षेत्रों में और एक ही क्षेत्रों में 2 बार पाए, एक ही क्षेत्रों में 2 बार पाए, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में। प्रश्न यहां बस से बन सकता है, एग्जामिनर का अगर मूड सनका तो वो कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। तो आप कहीं से भी क्वेश्चन उठाएं एग्जामिनर साहब, उससे पहले आप तैयार रहें कि मुझे जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। उसके बाद आगे चर्चा करता हूं मित्रों कि भारत मूल के कितने लोगों को अभी तक नोबेल पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। तो अगर मित्रों बात करें तो अभी तक केवल 7 लोग हुए हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। उसमें पहले व्यक्ति, ऐसा प्रश्न बन सकता है, ऐसा कौन भारतीय मूल या भारतीय व्यक्ति था जिसको पहला नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, तो वो कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। और आप सभी जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की बारे में विधिवत जानते होंगे, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि अखिल भारतीय सेवा उस समय जो थी उसकी परीक्षा पास किए थे। वो भी कहां से पास किए थे, जाकर के लंदन से पास किए थे मित्रों। तो कितनी इनके अंदर प्रतिभा थी वो आप समझ सकते हैं। अंग्रेजों के जमाने में ये ऐसी उपलब्धि प्राप्त किए थे। तो उन्हीं रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाता है। और इनकी जो कृति थी मित्रों, वह जो गीतांजलि थी, गीतांजलि एक ऐसी पुस्तक है जिसको पढ़ करके मन रोमांचित हो जाता है। उस पुस्तक को लिखने पर इन्हें साहित्य के क्षेत्र में 1913 में पहले भारतीय को नवाजा गया था नोबेल पुरस्कार से। उसके बाद अगर हम देखें तो सीवी रमन जी जो हैं, सीवी रमन जी को रमन प्रभाव के लिए भौतिकी के क्षेत्र में क्या मिलता है, 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में इनको पुनः पुरस्कार दिया जाता है मित्रों। उसके बाद क्या होता है मित्रों, अगर हम चर्चा करते हैं तो इसके बाद क्या होता है कि आगे अगर देख लेते हैं हरगोविंद खुराना को 1968 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाता है। और किस लिए नवाजा जाता है, ये कृत्रिम जीन का संश्लेषण के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाता है मित्रों। उसके बाद अगली जो चौथी महिला थी, भारतीय मूल की थी, वह के थे मदर टेरेसा को 1979 में शांति के लिए इनको
क्या किया जाता है, इस नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाता है, चूंकि इन्होंने समाज सेवा के लिए अपने संपूर्ण जीवन को ही निछावर कर दिया था। मदर टेरेसा की कहानी आपने पढ़ा भी होगा, अगर आप छोटी क्लासों में भी मिल जाएगा, और अगर 12th पढ़ रहे हैं सिविक्स तो वहां भी मदर टेरेसा है, वहां भी आप पढ़ सकते हैं, या मदर टेरेसा को कहीं से भी सर्च कर दीजिए कि इन्होंने समाज सेवा के बारे में कितनी चीजें की हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो 5वें व्यक्ति थे वो अमर्त्य सेन जी थे। अमर्त्य सेन जी की अभी अभी झूठी इनके निधन की कहानियां गूगल पे चल रही हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो ये वही अमर्त्य सेन जी हैं जो 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, क्योंकि इन्होंने कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए बहुत योगदान दिया था, इसलिए इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था 1998 में। उसके अगले व्यक्ति अगर देखा जाए भारतीय व्यक्ति तो एस न्यायपाल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में नवाजा गया था। किस क्षेत्र में नवाजा गया था? एस न्यायपाल को साहित्य के क्षेत्र में नवाजा गया था मित्रों। उसके आगे अगर हम देखें 7वें व्यक्ति जो क्या थे, वेंकट रमण रामकृष्ण जी थे, जो भारतीय अमेरिकी व्यक्ति हैं, जो भारतीय अमेरिकी हैं। वो 2009 में इनको क्या होता है, नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाता है। और किस लिए नवाजा जाता है मित्रों? प्रोटीन के निर्माण करने वाले राइबोसोम की संरचना के लिए, प्रोटीन के निर्माण करने वाले राइबोसोम की संरचना के लिए इनको क्या किया जाता है, उस पुरस्कार से नवाजा जाता है। और किस क्षेत्र में नवाजा जाता है? रसायन के क्षेत्र में मित्रों। और इनके साथ इनको अकेले नहीं थे, उस समय इनको 3 लोगों को पुरस्कार दिया गया था। 3 लोग में कौन कौन थे? 2 और व्यक्ति थे जिनको संयुक्त रूप से इस पुरस्कार से नवाजा गया था। लेकिन यहाँ क्या है, भारतीय लोगों की बात चले, इसलिए भारतीय की बात हम करेंगे। तो ये 7 लोगों को, अभी तक अगर प्रश्न आ जाए भारतीय या भारतीय मूल के कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है, तो आपका आंसर होगा 7 पर्सन्स को नोबेल प्राइज से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है, उनको पुरस्कृत किया गया है। अब मित्रों आखिरी क्वेश्चन पे हम आते हैं। 2023 के नोबेल पुरस्कार से किसको किसको नवाजा गया है? मैं एक चैलेंज के साथ कह सकता हूं, जितने भी एग्जाम होंगे हर एक एग्जाम में इस नोबेल पुरस्कार से, नोबेल से संबंधित क्वेश्चन आने ही आने हैं। और ये देखिए आखिरी क्वेश्चन क्या है, 2023 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम। अब देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला है नोबेल पुरस्कार? तो कातालिन कारिको को। किसको? कातालिन कारिको, ड्यू विसमैन को। कातालिन कारिको और ड्यू विसमैन को दिया गया। भौतिकी के क्षेत्र में किसको दिया गया? पियरे एगोस्टिनी को और फेरेंक क्राउच को। और उसके बाद एनी एल हुइनियर को, एनी एल हुइलियर को। इन 3 व्यक्तियों को भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया। उसके बाद रसायन के क्षेत्र में अगर हम देखें तो किसको दिया गया? मोगिजी बाबेडी को और लुई ई ब्रुस को और एलेक्सी आई रुकमी को एकमी को दिया गया। ये हो गए रसायन के क्षेत्र वाले। उसके बाद अगर साहित्य के क्षेत्र में देखें तो साहित्य के क्षेत्र में जान पासे को दिया गया है। जैसा कि मैं पर डे करंट अफेयर की जो सीरीज लेके आता हूँ, टॉपर 2 सीरीज, उसमें भी मैं इन सब चीज़ों का चर्चा पहले कर चुका हूँ मित्र, लेकिन यहाँ जरूरी था इस सीरीज में देना, इसलिए मैं पुनः दे रहा हूँ। उसके बाद साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया गया? जान पासे को। और शांति के क्षेत्र में मित्रों किसको दिया गया? नरगिस मोहम्मदी को दिया गया, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। और उसके बाद अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा? तो उस नवाजा जाएगा क्लाउडिया गोल्डिन को। क्लाउडिया गोल्डिन को ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नवाजा जाएगा। ये सब हो गए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मित्रों मैं मेरा यूट्यूब चैनल के साथ साथ मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है, टेलीग्राम चैनल भी है। टेलीग्राम चैनल पे आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहें तो ले सकते हैं, वो पूरा ग्रुप भी बना हुआ है, तो आप उसका मैं लिंक दे दूंगा, उस पर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं और वहां से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अचीव कर सकते हैं। मित्रों अगर कुछ चीज़ें आपको स्पष्ट न हो पाए तो मेरे आवाज़ से आप स्पष्ट करके नोट डाउन कर सकते हैं। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। और मेरी मेहनत कैसी रही उस मेरे मेहनत के लिए आप कमेंट सेक्शन में 2 शब्द जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं नए सेशन, नई ऊर्जा, नए जुनून के साथ। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।